Hello everyone, welcome to the official channel of Law Prep and we are starting a series जहाँ पे हम करंट लीगल के टॉपिक्स को डील करेंगे बिकॉज आप देख रहे हो कि मॉक में करंट लीगल अभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आपको लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को हम डील करते हैं एक एक करके। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो डील करता है कि आपको पता है कि सोनम वांगचुक जी जो अभी अरेस्ट हुए एनएसए के अंदर, उनसे रिलेटेड द न्यूज़ जो आपको पता है कि उन्हें डिटेन कर लिया गया है एनएसए लॉ के अंदर, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उन्हें डिटेन कर लिया गया एंड एनएसए एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारबरिक कंसिडर किया जाता है, ईवल नेसेसिटी भी बोल सकते हो आप इसको, कि ज़रूरत है बट इट इज़ एन ईवल, ठीक है, क्योंकि इसके जो प्रोविजन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इस टॉपिक को आप जीके में कवर कर चुके हो बट हम इसे लीगल के पर्सपेक्टिव से अभी समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस टॉपिक्स का अब तक बैकग्राउंड आप जान चुके होंगे कि इस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है, कि लद्दाख को क्या चाहिए, ठीक है। द स्टेटहुड, उन लद्दाख की जो डिमांड्स है सबसे पहले उसमें है कि वो स्टेटहुड चाहते हैं। स्टेटहुड फॉर लद्दाख एज यूटी स्टेटस हैज नॉट फुलफिल्ड देयर डिमांड्स, कि उन्हें यूनियन टेरिटरी का जो है वो डिमांड तो फुलफिल कर दी गई थी बट उनसे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 5 साल होने के बाद भी उन्हें डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, दे आर नॉट बीइंग सेल्फ गवर्न, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो रही है। तो उससे उनको है कि अब हमें स्टेटहुड मिल जाए, तो इसके लिए वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से। नाउ द प्रोटेस्ट हैव टर्न वॉयलेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल। अब 6 शेड्यूल के बारे में अपन सब जान ही चुके हैं। 6 शेड्यूल के अंदर वो अपने आप को चाहते हैं। एंड सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कि वो सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सेपरेट गवर्नमेंट बॉडी हो, ठीक है, उनको गवर्न खुद को करना है। बिकॉज अभी क्या होता है कि अगर आप यूटी के अंदर आते हो तो आप गवर्न होते हो पार्लियामेंट के थ्रू ही, ठीक है, द सेंटर गवर्न्स यू बट दे वांट टू बी गवर्न बाय देमसेल्फ। सेल्फ गवर्नेंस गवर्नमेंट चाहिए उन्हें। ओके, ये उनकी डिमांड्स थी। ऑन September 24, इसकी टाइमलाइन क्या है? ऑन 24 September प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट विच किल्ड 4 people एंड मेनी वर इंजर्ड। 4 लोगों की डेथ हो चुकी है क्योंकि पहले ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे बट नाउ द प्रोटेस्ट हैज टर्न वायलेंट और उसके कारण 4 लोगों की डेथ हो गई एंड मेनी वर इंजर्ड, राइट। On 26 September, police arrested Sonam Wangchuk. He was arrested on the basis of delivering provocative statement. कि प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उन्होंने डिलीवर किए जिसकी वजह से जो ये प्रोटेस्ट है वायलेंट हो गया, इसलिए उन्हें एनएसए के अंदर अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अब उन्हें जोधपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया। ऑल्सो ये चीज़ आपको पता है कि उनके फॉरेन फंडिंग को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने फॉरेन फंडिंग का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया बिकॉज वो एनएसए एक्ट के अंदर माने गए, ठीक है। तो क्योंकि इन्हें डिटेन कर लिया गया है, अब इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और भी सारी चीजें हैं, तो वो देखते हैं। अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो आता कहाँ से और है क्या चीज? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि देखो नॉर्मली डिटेन कैसे किया जा सकता है कि आपके अगेंस्ट एफआईआर हुई हो, आपके अगेंस्ट कुछ हुआ हो कंप्लेन एंड द पुलिस डिटेन्स यू, बट समटाइम्स एंड देयर आर प्रोविजन विच सेज दैट कि क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आप आगे जाके क्राइम कर सकते हो तो हमने क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए आपको डिटेन कर लिया है क्योंकि आप क्राइम कर सकते हो, ठीक है। तो हम फर्दर इतना बड़ा कुछ क्राइम हो जाए, कुछ हो जाए, उससे पहले ही हम आपको डिटेन करके रख लेते हैं टू प्रिवेंट द क्राइम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट। एंड डिटेंशन मतलब डिटेन करके रखना पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में। अब ये मिलता कहाँ से? एनएसए जो आया है वो लॉ या प्रिवेंटिव डिटेंशन जहाँ से आया है वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 राइट टू अरेस्ट से डील करता है। उसमें बहुत सारे प्रोविजन दे रखे हैं। आपको ये बात नहीं भी पता है या पता है इतना, तो उसमें आपको ये तो पता है एटलीस्ट कि मजिस्ट्रेट को 24 आवर्स के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को 24 आवर्स के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, राइट। और उसको ग्राउंड भी बताने पड़ते हैं। अगर नहीं बताते हो तो ये आर्टिकल 22 का वॉयलेशन है। बट समटाइम्स ये चीज़ें फ्लेक्सिबल हो जाती है व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझते हैं? पर्सन अरेस्टेड अंडर आर्टिकल 22 मस्ट बी इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, कि अगर किसी भी इंसान को अरेस्ट करेंगे तो आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, एक्सेप्ट व्हेन डिस्क्लोजर अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी। अगर ये जो डिस्क्लोजर है उसके ग्राउंड्स का नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर देगा तो बताने की जरूरत ही नहीं होती। An advisory board consisting of judges of high court must not be beyond। अब ये चेक कौन करेगा कि ये जो चीज़ करी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया है, वो करेक्ट किया है कि नहीं, वो एडवाइजरी बोर्ड चेक करता है। एडवाइजरी बोर्ड के अंदर कौन आते हैं?
जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब ये जो डिटेंशन है एज पर आर्टिकल 22 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं हो सकता, बट अगर पार्लियामेंट को लग रहा है तो वो लॉ में चेंज करके इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, जो कि लॉ में चेंज किया है बाय एनएसए। एनएसए में इसको 12 मंथ्स का टाइम दे रखा है कि आप बिना ट्रायल के उस इंसान को 12 मंथ तक डिटेंशन में रख सकते हो, मैक्सिमम पीरियड। ठीक है, तो इट इज अ वेरी बार्बरिक कि बिना ट्रायल के आप इतने स्ट्रेच तक उस इंसान को किसी भी डिटेंशन में रख रहे हो, पुलिस हो या जुडिशियल कस्टडी। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ इविल नेसेसिटी। इविल तो है बट नेसेसिटी भी है, क्योंकि टेररिज्म और इन सब एक्ट से डील करते हैं, राइट। नाउ अब एनएसए को समझते हैं। एनएसए इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर मतलब क्राइम होने से पहले ही हम प्रिवेंट करके रख रहे हैं, इन विच स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है, स्टेट हो या सेंटर हो, कैन अरेस्ट विदाउट ट्रायल, कि बिना ट्रायल के भी उस इंसान को अरेस्ट किया जा सकता है। डिटेंशन कैन एक्सटेंड अप टू मैक्सिमम 12 मंथ। ये अपन को पता है कि आर्टिकल 22 में 3 मंथ्स दे रखा है, पर फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकता है, विच इज नाउ एक्सटेंडेड अप टू 12 मंथ अंडर एनएसए एक्ट। सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। ऑफकोर्स एडवाइजरी बोर्ड देखेगा, जो हम लास्ट स्लाइड में पढ़ के आए। एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस कंसिस्ट होते हैं इसमें, ठीक है। तो हमेशा ऐसा अब्रप्टली लॉ नहीं बना गया, चेक एंड बैलेंस है इसमें कि एडवाइजरी बोर्ड चेक करेगा। अब इन किन ग्राउंड्स पे किसी पर्सन को प्रिवेंटिव मेजर के केस में अरेस्ट किया जा सकता है, विच इज, अब यहाँ पे बैरेक्ट की ही लैंग्वेज है, एनएसए लॉ के अंदर ये लिखा है, एनी मैनर प्री जुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे बात आ जाती है तो, और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि पब्लिक ऑर्डर पे बात आ जाती है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज असेंशियल टू कम्युनिटी। ठीक है, ये 3-4 ग्राउंड है जिसके अंदर उस इंसान को अरेस्ट किया जा सकता है। अब जो सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है वो इसमें किया है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि उन्होंने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है इसलिए, राइट। नाउ वंस डिटेन्ड पर्सन कैन बी हेल्ड इन डेजिग्नेटेड प्लेसेस, कि डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे उसको डिटेन किया जा सकता है, एंड ऑल्सो मूव्ड अक्रॉस स्टेट एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन, कि उसको स्टेट के बीच में मूव भी किया जा सकता है, जो कि इस केस में हुआ है कि उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया, राइट। इस लॉ ने ही उन्हें पावर दी कि उनको मूव किया जा सकता है डिफरेंट स्टेट में, राइट। नाउ अब आपको ये सारी चीज समझ में आ गई कि एनएसए लॉ कहाँ से आया, विच इट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 22, वहां पे इसके राइट्स दे रखे हैं। मेजरली हम आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल के आते हैं, ग्रैंड नॉर्म बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो एनएसए लॉ भी आर्टिकल 22 से ही निकल के आया है, वहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के मेजर्स दे रखे हैं और उन्होंने पूरा लॉ बना दिया है, राइट। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो लॉ है एनएसए, वो एक इवल नेसेसिटी है, जरूरत है। इसमें ऐसा भी दे रखा है कि आपको बता रखा है कि ग्राउंड्स बताने होते हैं, बट एनएसए में दे रखा है कि 5 to 15 डेज के अंदर आप ग्राउंड्स बता सकते हो। तो काफी रिलैक्स कर दिया गया बाकी सारे लॉज में कि ग्राउंड्स नहीं बताए तो अरेस्ट ही वैलिड नहीं माना जाएगा, बट यहाँ पे बिना ग्राउंड्स बताए, बिना ट्रायल किए किसी भी इंसान को अरेस्ट करके रखा जाता है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, एक्चुअली वेरी लॉन्ग पीरियड, राइट। ओके, ये पूरा एनएसए से रिलेटेड था। आई होप आपका इसमें रिविजन हो गया होगा। नाउ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। अब इसमें क्या थोड़े से कंज्यूमर से रिलेटेड और कंपटीशन कमीशन से रिलेटेड टॉपिक्स और वर्डिंग्स दे रखे हैं, तो इसलिए हमको ये टॉपिक्स जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसका ब्रीफ आप इस स्लाइड से पढ़िएगा, मैं आपको इसको ब्रीफ बताती हूँ कि होता क्या है। नॉर्मली पहले हम एक चीज समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जो होती है प्राइस, वो डिसाइड कैसे होती है, वो डिसाइड होती है डिमांड एंड सप्लाई के चेन में। इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्लो के हिसाब से कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी, ठीक है। जैसे अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई कम है, फॉर एग्जांपल आईफोन का हम एग्जांपल लें कि हमारे इंडिया में बहुत डिमांड है आईफोन की, पर मान लो कि सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ऑफकोर्स उसके प्राइजेस और इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है, कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। डिमांड कम है पर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये है नेचुरल फ्लो। आर्टिफिशियली कुछ लोग इसमें दिक्कत करते हैं। कैसे दिक्कत करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि एक कम्युनिटी में, एक लोकेलिटी में 3 शॉप्स है, ठीक है। ये 3 शॉप्स क्या करती है, एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेचती हैं, ठीक है। कुर्ता समझ लेते हैं या कुछ भी कोई प्रोडक्ट, ठीक है, वो बेचती है।
अब इस लोकेलिटी में ये 3 ही शॉप है जो ये कुर्ता बेचती है, ठीक है। अब इन्होंने नॉर्मली कैसे चलता है, फॉर एग्जाम्पल ये 900 का कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। अब पहले मान लो कंज्यूमर्स इनके पास जा रहे हैं, अब ये जो ए और बी शॉप्स हैं इनको भी चाहिए कि कंज्यूमर्स इनके पास आए, तो इनके पास क्या तरीका हो सकता है कि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करें, इनके पास तरीका हो सकता है कि वो प्राइजेस डिक्रीज करें, राइट, कि अपन कंज्यूमर्स को बार्गेन का राइट दे, चॉइस दे कि वो बार्गेन करें और फिर हमसे अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्ट करने के लिए इसने अपनी प्राइस 800 करी, तो सारे कंज्यूमर इनके पास आ गए। अब बी को लगा कि सारे कंज्यूमर मुझे चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो प्राइस और डिक्रीज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 700, तो सारे कंज्यूमर इनके पास आ गए। ये होता है मार्केट में कंपटीशन। कंपटीशन इसी से होता है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है कि प्राइस कम कर दो, डिस्काउंट दे दो, उससे आप मार्केट में कंपटीशन बनाए रखते हो। बट कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी केस में ये जो ए बी सी हैं इन्होंने मिलके किया कि यार ऐसे तुम प्राइस डिक्रीज करोगे तो हमारा नुकसान होगा, अपन ऐसा करते हैं कि अपन तीनों मिलके एक फिक्स प्राइस कर लेते हैं कि हम इससे नीचे इस प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल वापस लेते हैं कि ये 3 शॉप्स हैं, ठीक है, इन तीनों शॉप ने डिसाइड किया कि हम प्रोडक्ट 900 में बेचेंगे, कि 900 से नीचे कोई प्रोडक्ट बेचेगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या किया आपने, कंज्यूमर के बार्गेन करने के राइट को खत्म कर दिया, और अगर वो प्राइस डिक्रीज नहीं करेंगे तो मार्केट में कंपटीशन भी नहीं बना रहेगा, क्योंकि सभी प्रोडक्ट 900 में ही बेच रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि मार्केट में कंपटीशन खत्म करना। और जो कंपटीशन एक्ट है और उसके अंदर एक अथॉरिटी है कंपटीशन कमीशन, वो यही चेक करता है कि मार्केट में कंपटीशन का फ्लो हमेशा बना रहे, ऐसा कभी भी ना हो कि कंज्यूमर के पास बार्गेन की चॉइस ना हो और मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाए। ये चेक करने का काम है कंपटीशन कमीशन का। और इस केस के जो फैक्ट है वो भी ऐसे ही है, हम समझते हैं। एक FBPAI जो है एक लार्ज एसोसिएशन है, पब्लिशर्स, बुक सेलर्स एंड सब्सक्रिप्शन एजेंट इन इंडिया। एक एसोसिएशन है जिसमें बहुत सारे बुक सेलर्स हैं, ठीक है। इट हैज अ सब कमिटी, उसमें एक सब कमिटी है जिसका नाम है GOC, ठीक है। अब एक कोई इन्फॉर्मेंट है प्रणव गुप्ता, उन्होंने कंप्लेन फाइल करी कंपटीशन एक्ट के अंदर, ये एलिज करते हुए कि FBPAI है थ्रू GOC वॉज एंगेजिंग इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इनमें एक्सचेंज रेट और ये सब। अभी एंटी कर्व प्रैक्टिस क्या कर रहे थे इसको समझते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक फॉरेन से जब भी आप बुक खरीदोगे एक प्राइस डिसाइड कर रखी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 700 कि 700 रेट जो है वो RBI की है, कि RBI ने ये प्राइस डिसाइड कर रखा है कि 700 में आप बुक खरीदोगे जब भी आप इंडिया से बाहर किसी से भी बुक खरीदते हो, ठीक है। अब GOC ने क्या किया, जो GOC की कमेटी है उन्होंने बोला कि ठीक है हम खरीदेंगे तो 700 में, बट हम एक फिक्स प्राइस कर देते हैं कि हम 900 में बुक्स को बेचेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली प्राइस डिसाइड कर दिया, विच इज नॉट अलाउड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट। तो आर्टिफिशियली प्राइस डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। अब GOC ने आर्टिफिशियली प्राइस डिसाइड कर लिया और RBI की रेट है 700, करेक्ट। अब जो फॉर एग्जाम्पल एसोसिएशन में 40-50 मेंबर्स हैं, इन 40-50 मेंबर्स ने बोला कि हम तो 900 में ही बेचेंगे, तो मोस्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ये दिल्ली की जगह, ये दिल्ली में सारी बुक एसोसिएशन है, तो दिल्ली में 40-50 जितनी भी बुक्स हैं जिनका मोनोपोली है मार्केट में, वो सब 900 में बुक बेच रहे हैं, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट ऑथराइज वही खरीद रहे हैं, जितना गवर्नमेंट ने बोला उसी से खरीद रहे हैं, पर उन्होंने फिर से आर्टिफिशियली प्राइस डिसाइड कर लिया और बोला कि हम तो 900 में ही बेचेंगे इस प्रोडक्ट को। तो मार्केट में मोनोपोली किसकी, एसोसिएशन मेंबर्स की। सेकेंड इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिस्काउंट का प्राइस भी बता दिया कि हम डिस्काउंट का जो प्राइस है वो भी फिक्स कर दे रहे हैं, हम डिस्काउंट भी आपको बता दे रहे हैं कि आप इससे कम प्राइस इतना ही डिस्काउंट दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 2%, तो आप सिर्फ 2% ही डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज्यादा डिस्काउंट दे भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो मार्केट में कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, प्राइस कम करना, दूसरा डिस्काउंट देना। उन्होंने वो दोनों ही चीजें खत्म कर दी, ना डिस्काउंट देने का चॉइस दिया, ना कंज्यूमर्स को बार्गेन करने का चॉइस दिया। तीसरी चीज, इन्होंने अपने एसोसिएशन के मेंबर्स की एक लिस्ट निकाली और बोला कि आपको हमारे एसोसिएशन के मेंबर से ही चीजें खरीदनी पड़ेगी, इनसे अलावा नहीं खरीद सकते आप। तो पूरा ही मार्केट में कंपटीशन खत्म कर दिया, पूरी मोनोपोली बना ली अपनी, कंज्यूमर्स को बार्गेन करने का चॉइस नहीं दिया, डिस्काउंट का प्राइस डिसाइड कर दिया और एसोसिएशन की मेंबर्स की लिस्ट भी दे दी,
तो पूरी तरह से कंपटीशन किल हो गया इस केस में। ये जो है वायलेशन है कंपटीशन एक्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी केस में यही बोला है। अब कौन कौन सी प्रैक्टिसेस थी, ये जो 3 मैंने आपको प्रैक्टिसेस बता भी दी हैं जो इलीगल थी। सबसे पहले फिक्सिंग ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट समझते हैं, फॉरेन से जब भी कुछ खरीदते हैं। दे पब्लिश मंथली फॉरेन करेंसी रेट फॉर इम्पोर्टेड बुक दैट वर हायर देन आरबीआई की रेट। जो आरबीआई की रेट थी उससे उन्होंने हायर खरीद दी। दे इंक्रीज द प्राइसेस फॉर कस्टमर, अपने कस्टमर्स की प्राइजेस ही इंक्रीज कर दी। कंट्रोलिंग डिस्काउंट, कि डिस्काउंट का भी बता दिया कि इतना ही डिस्काउंट दोगे, और वेंडर्स की लिस्ट अप्रूव करके दे दी। दे टोल्ड स्कूल एंड लाइब्रेरीज टू बाय ओनली फ्रॉम देयर अप्रूव्ड मेंबर्स, ठीक है। और जो उन एसोसिएशन के मेंबर्स नहीं है उनको इससे बाहर कर दिया। तो जो मेंबर्स नहीं है उनका, वो तो कंपटीशन का पार्ट ही नहीं रहे, क्योंकि मोनोपोली तो इन एसोसिएशन के मेंबर्स की है। तो ये चीज इलीगल बोली गई एज पर कंपटीशन एक्ट, क्योंकि कंपटीशन एक्ट के जो दोनों लॉ हैं वो मना करते हैं, दोनों सेक्शन, कि आप ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते जो कंपटीशन को खत्म कर दे पूरा। तो ये पूरा वायलेशन माना गया कंपटीशन एक्ट का। और बोले आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज, क्या आपको पता है कि धोनी ने कुछ टाइम पहले एक एप्लीकेशन दी थी ट्रेडमार्क की, जो किस चीज पे थी कि वो कैप्टन कूल नाम पे चाहते हैं कि उन्हें ट्रेडमार्क मिल जाए, ठीक है। आपको कुछ टाइम पहले पता होगा कि SR के इनिशियल पे भी ट्रेडमार्क है, ठीक है। अब उन्हें एप्लीकेशन उन्होंने दी थी और ये एप्लीकेशन उन्हें ग्रांट हो गई, तो कैप्टन कूल वर्ड पे उनको ट्रेडमार्क मिल चुका है। तो क्या एज ऑफ नाउ मैं कभी किसी कहीं पे भी कैप्टन कूल वर्ड यूज ही नहीं कर सकती क्या? नो, I can use it. I am still using it, Captain Cool word. So is it a violation of infringement of trademark? No. क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप ट्रेडमार्क जिस चीज पे मिला है उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन करते हो तो माना जाएगा कि इट इज अ वायलेशन ऑफ और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, राइट। जैसे कमर्शियल यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, मैं अपनी कंपनी या ब्रांड का नाम कैप्टन कूल रख लूँ, मैं मर्चेंडाइज बेचूँ कैप्टन कूल के, कहीं पे भी यूट्यूब पे भी अगर मैं यूज कर रही हूँ और जिससे मेरे को मोनेटाइजेशन हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो ये माना जाएगा कि इट इज वॉयलेटिव ऑफ या फिर इन्फ्रिंजमेंट है ट्रेडमार्क का। तो ये बेसिक ट्रेडमार्क की इन्फॉर्मेशन है कि कमर्शियल यूटिलाइजेशन होता है तब इसको इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। अदरवाइज अभी मैं यहाँ यूज कर रही हूँ एजुकेशन पर्पज से या किसी भी लर्निंग पर्पज से, तो वो नहीं माना जाएगा कि वो ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट है, ठीक है। हम थोड़ा बहुत ट्रेडमार्क के बारे में समझते हैं। देखो ट्रेडमार्क क्या होता है, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, ब्रांड है, कुछ भी है, आप चाहते हो कि वो दूसरे ब्रांड से डिफर हो जाए और लोग आपका सिर्फ लोगो देख के पहचान ले कि ओके ये कंपनी है, यहाँ से मुझे खरीदना है, ठीक है। आप अपने ब्रांड की वैल्यू चाहते हो तो अपने ब्रांड का कुछ नाम देते हो, कोई लोगो होता है, कोई सिंबल होता है, ठीक है। तो उस पर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो ताकि दूसरे लोग इसको यूज ना कर सके। अब ट्रेडमार्क क्या हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, वर्ड हो सकता है, लोगो हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन सब का फ्रेज कुछ भी हो सकता है, जैसे कैप्टन कूल इज अ फ्रेज, उन सब पे ट्रेडमार्क मिल। इवन साउंड एंड स्मेल पे भी ट्रेडमार्क मिल सकता है अगर आपका प्रोडक्ट उनसे उस साउंड और स्मेल से पहचाना जा रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट, और ये दिया क्यों जाता है, ताकि आइडेंटिफाई कर सके गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरों से आप डिस्टिंग्विश कर सको। अब ट्रेडमार्क के एसेंशियल्स क्या होते हैं, मार्क मस्ट बी यूनिक एंड केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग, कि आपका जो मार्क है वो यूनिक होना चाहिए और डिस्टिंग्विशिंग फीचर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी का एग्जांपल, कि कोई शू ब्रांड है, उसने अपना नाम नाइकी रख रखा है, तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा शू ब्रांड है और मैंने ब्रांड का नाम शू ही रख लिया, तो दिस इज नॉट डिस्टिंग्विशिंग फीचर, ठीक है। तो ऐसी चीजों पे ट्रेडमार्क नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल मेरा ऑयल का ब्रांड है, मैंने नाम ही ऑयल रख दिया, तो उस पर कभी भी ट्रेडमार्क नहीं मिलता। और जेनेरिक नेम्स पे भी ट्रेडमार्क कभी नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑयल का है, ठीक है, उस पर रसोई वर्ड पे उसने ट्रेडमार्क ले लिया, तो रसोई इज अ जेनेरिक टर्म, बहुत कॉमन टर्म है जो बहुत रोजमर्रा में यूज आती है। तो उन टॉपिक्स पे या उन वर्ड्स पे भी आप कभी ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, राइट। इट मस्ट नॉट डिसीव द पब्लिक, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए, या ऐसा कोई मॉरल ऑब्सीन वर्ड नहीं होना चाहिए, या अगेंस्ट मॉरलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ ट्रेडमार्क शुड नॉट बी आइडेंटिकल और कंफ्यूजिंग, ना ही आइडेंटिकल होना चाहिए ना ही कंफ्यूजिंग होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब पहले से अगर किसी को ट्रेडमार्क मिला हुआ है तो आप उसी वापस लोगों पे ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल,
राइट। तो ट्रेडमार्क के फीचर से यूनिक होना चाहिए, केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग होना चाहिए, ऑब्सीन नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द मोरालिटी नहीं होना चाहिए, और ट्रेडमार्क शुड नॉट बी आइडेंटिकल, किसी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, या पहले से कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और वो सेम आप ट्रेडमार्क ले रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वेल नोन ट्रेडमार्क। वेल नोन ट्रेडमार्क होता है कि एक लोकेलिटी, नॉट लोकेलिटी, बहुत सारे लोगों के बीच में अगर आपका लोगो फेमस हो जाता है तो इसको बोलते हैं वेल नोन ट्रेडमार्क। ठीक है, नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच डील विद जीरो एफआईआर। एफआईआर का फुल फॉर्म आप जानते हो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोला जाता है। बट व्हाट इज जीरो एफआईआर? पहले आप एफआईआर समझे क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे, आपने बहुत बार बॉलीवुड मूवीज में ये चीज़ देखी होगी कि फॉर एग्जांपल मैं किसी को एफआईआर लॉन्च कराने गई किसी के अगेंस्ट, किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो वो भगा देते हैं कि नहीं आपका यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं लग रहा, आप कहीं और चले जाओ, आप कहीं और चले जाओ। तो पहले परेशान करते थे पुलिस ऑफिसर। तो ये चीज़ ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट में गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया और ये चीज़ बोला कि देखिए, आप कभी भी एज अ पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर सकते कि हम आपकी पुलिस कंप्लेन या एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दे रहे। ऐसा पुलिस ऑफिसर के पास राइट ही नहीं है कि वो मना कर दे कि हम आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे। ठीक है, आप कहीं पे भी हो इंडिया में, कोई से भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, अब नॉर्मली जब एफआईआर लॉन्च होती है तो आपको एक नंबर मिलता है। ठीक है, पर फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ जयपुर में कुछ हुआ और मैं कहीं पे भी एमपी, कहीं पे छत्तीसगढ़ जाके पुलिस कंप्लेन लिखा रही हूँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस स्टेशन की तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो ट्रांसफर करेंगे इसको जयपुर वाले जुरिस्डिक्शन में, राजस्थान के जयपुर वाले पुलिस स्टेशन में। तो जब तक ये छत्तीसगढ़ के पास है, जब क्योंकि उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इस एफआईआर को 0 नंबर दे दिया जाता है। जब ये जयपुर वाले थाने में वापस ट्रांसफर कर दी जाएगी तब इसको सीरियल नंबर प्रॉपर दे दिया जाएगा। राइट, तो तब तक जब तक ये जुरिस्डिक्शन लेस पुलिस स्टेशन में है तब तक इसका नाम नंबर 0 रहता है, तो इसलिए इसको जीरो एफआईआर बोला जाता है। तो किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जाओ, वहां से पुलिस ऑफिसर आपको मना नहीं कर सकते कि हम आपकी पुलिस कंप्लेन या एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दे, ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट लाया गया जीरो एफआईआर। पहले जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स मतलब जजमेंट में था, अब इसको बीएनएसएस के अंदर ऐड कर दिया गया, 173 सेक्शन में ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब जो एफआईआर वाला एक और चीज है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देता है तो आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज आप कर सकते हो कि आप एसएचओ सीनियर ऑफिसर के पास जाके रिटर्न में कंप्लेन कर सकते हो। अगर वो भी लिखने से मना कर देता है तो सीधा आप जा सकते हो मजिस्ट्रेट के पास और उसको बोल सकते हो कि एफआईआर लॉन्च करवाओ हमारी, ये पुलिस ऑफिसर हमारी एफआईआर नहीं लिख रहे। तो ये भी पॉसिबल है पूरी तरह से। राइट, अब इस केस में क्या होता है कि एक इंडियन सिटीजन है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वेयर द पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू रजिस्टर एफआईआर ऑनलाइन, और वो ऑनलाइन एफआईआर लॉन्च करता है इंडिया में। ठीक है, अब वो मना कर देते हैं कि क्यों मना कर देते हैं। सबसे पहले तो बोलते हैं कि अनसाइंड है और ईमेल के थ्रू भेजा गया, दैट टू अब्रॉड। ठीक है, वो आके एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है। एंड द पिटिशनर्स पर्सनल प्रेजेंट कुड नॉट सिक्योर, कि वो एक तो ईमेल के थ्रू कर रहा है, दूसरा उसकी पर्सनल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंस करके नहीं कर रहा है, खुद आके एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है, इसलिए हम एफआईआर उसकी कंप्लेन रद्द कर देते हैं, हम नहीं मान रहे। तो इस ग्राउंड पे उसकी एफआईआर रिजेक्ट कर दी। ठीक है, कोर्ट ने बोला पुलिस कुड नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर एफआईआर मेरली बिकॉज द कंप्लेनेंट वाज सबमिटेड थ्रू ईमेल। जस्ट बिकॉज ईमेल से एफआईआर करिए उसका मतलब ये नहीं कि आप कैंसिल कर दोगे। ठीक है, फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री विदाउट अ फिजिकल, कि कोई फॉरेन कंट्री से हो, फिजिकल सिग्नेचर ना हो, ईमेल के थ्रू कर रहा हो, ये ग्राउंड्स नहीं होते हैं एफआईआर नहीं लॉन्च करने के, आपको फिर भी एफआईआर लॉन्च करनी पड़े। तो ये पूरा जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल एफआईआर की इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कि अगर कोई रेप विक्टिम है या कोई ऐसा पर्सन है जो पुलिस में आके, स्टेशन में आके नहीं कंप्लेन लॉन्च करा पा रहा है, तो पुलिस खुद वहां जाती है और एफआईआर लिखती है और उसे पढ़ के भी बताती है कि क्या लिखा है, उसका सिग्नेचर भी लिया जा सकता है। ठीक है, बट एफआईआर इज नॉट अ वेरी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, बहुत ज्यादा अच्छा एविडेंस नहीं माना जाता, सिर्फ एक कॉरबरेटिव है, सिर्फ कॉरबरेट मिलान करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ दैट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। दिस एफआईआर इंपॉर्टेंट है मोशन में लाने के लिए ट्रायल को, कि अब ओके अब हम ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, जिनकी लैंग्वेज भी, ऐसे टॉपिक्स हम और लाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमाइंड यू टू रजिस्टर द लिंक। थैंक यू एवरीवन।